हे एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यार, जैसा कि तुमको पता है, ये एक वन शॉट इजी एक्सप्लेन्ड वीडियो होने वाला है जिसमें एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर करके बनाया गया है। इस चैप्टर के स्लाइड्स और डिजिटलाइज नोट्स की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। साथ साथ तुम लोग को इस चैप्टर के टॉप 50 MCQs का PDF भी मिल रहा होगा, तो तुम लोग जाके उन्हें चेकआउट कर लेना। अब बेसिकली यार, ये चैप्टर तुम्हारी बुक में 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर उन 6 पार्ट्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देख रहे होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जिसके बारे में तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था, और ये चैप्टर उसके आगे का पार्ट है। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई, कैसे करके यूरोप में राष्ट्रवाद आया, ऐसा सब। नेक्स्ट आता है एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। अब ये जो टाइम पीरियड है 1830 टू 1848, इसके बीच कई सारे रिवॉल्यूशंस हुए और कुछ नए रिवॉल्यूशनरीज भी बाहर निकले जिनके पूरे देश में बहुत चर्चे थे उस वक्त। नेक्स्ट आएगा मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब बेसिकली यार, इटली एंड जर्मनी एंड ब्रिटेन, ये सब पहले एक स्टेट नहीं थे। कुछ अलग अलग स्टेट्स को यूनाइट करने से ये एक स्टेट बन गए। तो कैसे ये एक पर्टिकुलर स्टेट बने, किसने यूनिटी लाई, वो सब हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब ऐसा है ना, जब वहाँ स्टेट्स बनी, यूरोप फॉर्म हुआ, तो उस पर्टिकुलर नेशन को विजुअलाइज करने के लिए कुछ पेंटिंग्स और एलिग्रीज फॉर्म हुई थी, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा। लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है नेशन स्टेट। During the 19th century, nationalism was emerged as a force which changed the mental and political world of Europe, and the end result was nation state. अब ऐसा है कि 19th सेंचुरी में कुछ रिवॉल्यूशंस होने लगे, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में एक नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का आइडिया आने लगा। उनको फ्रीडम चाहिए थी, ये मोनार्कियल सिस्टम से वो लोग आज़ाद होना चाहते थे, और इसका एंड रिजल्ट था फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। अब एक्चुअली में ये नेशन स्टेट क्या है वो सुनो। वन इन विच रूलर्स अलॉन्ग विथ सिटीजन्स डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। अ नेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बाउंड टुगेदर इनटू अ सिंगल बॉडी थ्रू हिस्ट्री, कस्टम्स, वैल्यू, लैंग्वेज, कल्चर। दिस आइडेंटिटी वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल। इसमें यह कहा गया है कि नेशन स्टेट वो होता है जिसमें रूलर्स उनके सिटीजन्स के साथ एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप कर रहे हो। एक नेशन को ग्रुप ऑफ पीपल तब कहा जाता है जब वो लोग एक साथ आ जाए, सेम कल्चर, सेम वैल्यूज़ और सेम कस्टम्स शेयर कर रहे हों। और इन सब आइडेंटिटीज़ को अगर हम एक साथ लाना है तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अब हम इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रो देखने वाले हैं, तो सुनो। जैसा कि तुम ये पेंटिंग देख पा रहे हो स्क्रीन में, इस पेंटिंग को फ्रेडरिक सोरियू ने रेडी की थी। वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और अपनी इस प्रिंट सीरीज़ में उन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड को विजुअलाइज किया था जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, सोशल रिपब्लिक है, और ये पेंटिंग 1848 में बनाई गई थी। जैसा कि तुम इस पेंटिंग में देख पा रहे हो, बहुत से लोग यूरोप एंड अमेरिका के एक लंबी ट्रेन में मार्चिंग कर रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और तुम ये भी देख पा रहे होगे कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट मीन्स मशाल है, उम्मीद की किरण जिसे कहते हैं, और दूसरे हाथ में ये जो पर्सन्स है, प्रॉपर राइट्स हैं। और यहाँ नीचे में तुम देख सकते हो कि ये कुछ कचड़ा फेंकाया हुआ है। ये बेसिकली किंग के क्राउन्स और महल का सब सामान है जिसे तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया है, और ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि अब मोनार्कियल सिस्टम ख़त्म हो चुका है, अब सब फ्री हैं। इसके साथ पीछे में USA और स्विट्ज़रलैंड के पीपल भी आगे जाने वाले हैं ताकि उनको भी उनका नेशन स्टेट मिल जाए। यहाँ पे तुम्हें जर्मनी का ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग भी दिखाई देगा, जो अपने नेशन के लिए भी नेशन स्टेट चाहता है, और ऊपर हेवन से इन्हें क्रिस, सेंट्स और एंजल्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हाँ, तुम कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अभी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसका स्टार्ट फ्रांस से हुआ 1789 में, और ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का यूरोप में। इससे क्या हुआ, जो मोनार्कियल सिस्टम था राजा महाराजा का, वो जो बोलेंगे हमें वही करना होगा, ऐसा सब जो सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, एंड पावर को कॉमन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब एक बात समझो, जब मोनार्की राजा महाराजा ही नहीं है तो पावर का हम अचार तो डाल नहीं सकते, इसलिए इसको फ्रेंच सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। और जब पावर सिटीजन्स के पास आ गई, देन हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्टेप है डेमोक्रेसी की टुवर्ड्स यूरोप का। नेक्स्ट पॉइंट है अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वॉज क्रिएट अमंग द पीपल। अब भाई, जब लोग एक साथ
यूनाइट हो रहे थे तो सब में इक्वालिटी लाने के लिए, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए जा रहे थे और कुछ मेजर चेंजेस आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, जिसमें पहला आता है आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटोयन एम्फसाइज अपॉन यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स। अब यहाँ पे ला पात्री का मतलब होता है द फादरलैंड एंड ले सिटोयन का मतलब होता है द सिटीजन्स। तो इस पॉइंट का मतलब है जो आइडिया था सिटीजन्स को एक साथ एक यूनाइटेड कम्युनिटी में लाने का और सबको इक्वल राइट्स देने का, उसको एम्फसाइज किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया, पावर जो सिर्फ मोनार्क के पास थी, जैसे मोनार्कियल सिस्टम हटा तो पावर कॉमन पीपल के पास आ गई। नेक्स्ट है अ फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर वॉज चूजन टू रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब एक न्यू फ्रेंच फ्लैग निकाला गया जो ट्राइकलर का था और नए नेशनल एंथम्स को भी कंपोज किया गया और शपथ ली गई कि अब हम नेशनलिज्म को यूरोप में ला के दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। इसका मीन है कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम निकाला गया और इसके तहत जितने लोग एक टेरिटरी में रहते हैं उनके लिए सारे लॉस एक ही यूनिफॉर्म है। इंटरनल ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब जो भी कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी एक कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करने के लिए, जिससे ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत लॉस होता था, उसे एबॉलिश कर दिया गया और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, student and another member of educated middle class started setting up Jacobin clubs। अब ऐसा ना यार, जब यूरोप में फ्रांस के नेशनलिज्म वाला आइडिया फैला तो जो बाकी स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास के पीपल थे उन्होंने जैकोबिन क्लब को सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है ये वो लोग हैं जिनके पास वेल्थ और नॉलेज दोनों है, और जैकोबिन क्लब्स तुमने 9th में पढ़ रखा है। जब रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो रहे थे तो जो फ्रेंच आर्मीज थे उन्होंने इस नेशनलिज्म के आइडिया को बाकी स्टेट्स में, बाकी देशों में पहुंचाने का काम किया। जो भी चीज़ें फ्रांस के लोग कर रहे थे उसमें बाकी स्टेट्स के लोग और बाकी कंट्रीज़ जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम के लोग, वो लोग कि यहाँ जब फ्रेंच आर्मीज आती तो उनका धूमधाम से स्वागत किया जाता था। ठीक, अब यार एक जगह अगर खुशियाँ आ रही थी तो बाकी कुछ स्टेट ऐसे भी थे जिन्हें दूसरे की खुशी देखना पसंद नहीं था, तो उन्होंने फ्रांस के लोगों पे अटैक किया। पर नेपोलियन सर ने फ्रांस के वासियों को बचा लिया। पर भाई साहब, बचाने के पैसे कैसे मिलेंगे, उसका रिवॉर्ड मुझे कौन देगा, ये नेपोलियन सोचने लगे। इसके बाद 1799 में नेपोलियन सर ने एज अ रिवॉर्ड पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में ले लिया। अब भाई पावर हाथ में ले ली है तो मोनार्की हमारे नेपोलियन सर बन गए, जिन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए। और इन रिफॉर्म्स के दो साइड थे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और इन रिफॉर्म्स को नाम दिया गया सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड। अब इसमें सबसे पहला आता है इट डेड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब बचपन से लोगों को जो सारे प्रिविलेज मिलते थे उसे हटा दिया गया। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कानून के नज़रों में सब एक हैं और राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब जो बंदा चाहे जिसको चाहे उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, चाहे वो बाहर स्टेट्स का ही क्यों ना हो। एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया, मीन जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। पीजेंट्स को जो मजबूरी में काम करना पड़ता था ज़मींदार के नीचे, उसे रिमूव कर दिया गया और पीजेंट्स को फ्रीडम मिल रही थी। वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, बेसिकली कस्टम बैरियर ड्यूटीज जिसको कहा जाता है, उसे रिमूव कर दिया गया। अब ये थे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. But the initial enthusiasm soon turned into hostility, as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. It increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantage of the administrative changes। अब ऐसा है ना कि जब फ्रांस आर्मी नेशनलिज्म के आइडिया लेके आई तो उन्हें लिबर्टी के हार्बिंजर समझा जा रहा था। लोग उन्हें फ्रीडम की जान समझ रहे थे, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। अब लोगों को पहले नेपोलियन सर ने बचा तो लिया, हीरो तो बन गए, पर ये जो इनिशियल एंथुसियाज्म था ये धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में टर्न होने लगा। अब लोगों को समझ आया कि नेपोलियन कितने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, उससे हमारा फ़ायदा तो है पर इससे
पर इसके रहते हमें नुकसान कुछ और ज़्यादा है। अब ऐसा है कि नेपोलियन सर ठहरे मिलिट्री डिक्टेटर, उनको चाहिए थी पॉलिटिकल पावर, लोगों को चाहिए था पॉलिटिकल फ्रीडम और बढ़िया अरेंजमेंट। अब नेपोलियन सर ने टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप लाई, मतलब जो मैं कहूँगा वही होगा, अगर कोई और मेरे खिलाफ गया तो तुम चूतिए हो वाला सिस्टम था। और एक सबसे बुरी चीज़ नेपोलियन ने की वो ये था, उसको पूरे यूरोप को कॉन्कर करना था, तो उसने सब लोगों को फोर्स करके आर्मी में भेजना स्टार्ट किया, जिससे लोगों के अंदर खूब गुस्सा भर गया और सबको ये लगने लगा कि नेपोलियन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को लाने के गलत फायदे उठा रहा है। अब यार इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ऐसा है ना, जो स्टेट्स या कंट्रीज़ को आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं, वो पहले सब किंगडम, टेरिटरी में डिवाइड हुए करते थे। हर किंगडम की अपनी कल्चर, वैल्यू, लैंग्वेजेस हुई करती थी। तो ये उतना आसान नहीं था कि हम सबको एक साथ यूनाइट कर सके। इसका एग्जांपल है जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, वो ऑस्ट्रिया में रूल करते थे। हंगरी भी एक पैच वर्क स्टेट था जिसमें अलग अलग रीजन्स के लोग रहते थे। इसमें से कुछ magyar लैंग्वेज का यूज़ करते थे, कुछ जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो लोग पॉलिश यूज़ करते थे, और बहुत से जो डायलेक्ट्स थे वो और अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो ये सब कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से ऐसा कहा गया कि इनको यूनाइट करना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर मीन्स किस टाइप के लोग वहाँ यूरोप में रहते हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला आता है हायर क्लास, यानी एरिस्टोक्रेट्स, जिनके पास पावर और राइट दोनों ही हैं, बहुत मात्रा में है, पर इन लोगों का पॉपुलेशन बहुत कम है। पैसा इनके पास है पर पॉपुलेशन कम है। अगर हम दोनों मिडिल क्लास और लोअर क्लास को भी साथ लाए तो इनके जितनी वेल्थ से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। एक आते हैं लोअर क्लास, जिनके पास पैसा, पावर दोनों नहीं था पर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा थे। और लास्ट में आते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिनके पास उनके जीवन सुधारने जितना पैसा और अच्छी खासी नॉलेज है। और मिडिल क्लास में बेसिकली टीचर्स, डॉक्टर्स वगैरह को रखा जाता है। सभी नए मिडिल क्लास पीपल के लिए खुद की फ्रीडम बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों की इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबके लिए लिबरलिज्म और फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब समझो। सबसे पहले जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए फ्रीडम और सबकी इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पॉलिटिकली इसका मतलब था कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के सहमति से बनेगी, ऑटोक्रेसी को ख़त्म किया जाए, मतलब जो सिर्फ एक आदमी का रूल चलता है उसे बंद किया जाए, एंड अदर क्लरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे लोगों को एक्स्ट्रा पावर मिलती जाती है एंड उसका भाव बढ़ता चला जाता है। इकोनॉमिकली ये चाहते थे कि मार्केट्स में फ्रीडम आ जाए और टैक्सेस को एबॉलिश किया जाए, मतलब इनकी डिमांड थी कि जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ लगते हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं, उसे हटा दिया जाए। अब तुम्हें याद तो होगा ही, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए थे, तो बेसिकली उस वक्त उसने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन भी रेडी किया था और हर एक स्टेट के पास उनकी खुद की करेंसी चलती थी। मतलब 39 स्टेट्स के लोग 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज को यूज़ करते थे, और अगर कोई बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में एंटर करेगा तो करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, और जिस स्टेट में वो जा रहे हैं उस स्टेट के करेंसी के हिसाब से उसे टैक्स भरना पड़ता था। तो इसको हटाने के लिए एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया 1834 में प्रशिया द्वारा, जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। इन्होंने करेंसीज को 30 से 2 में रिड्यूस कर दिए और टैरिफ बैरियर्स रिमूव हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म सिस्टम आफ्टर 1815। अब यहाँ इस कंजर्वेटिज्म से तुम क्या समझते हो? किसी चीज़ को कंजर्व करना, सालों साल चलाना, फिर चाहे वो सामान हो या सिस्टम। तो मैंने कहा हाँ भाई, तुम बहुत सही सोच रहे हो। तो अब 1815 में नेपोलियन और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में जंग छिड़ गई। नेपोलियन सर हार गए, जिससे जो स्पिरिट थी कंजर्वेटिज्म की वो स्ट्रॉन्ग हो गई। अब ये लोग चाहते थे कि राजा महाराजा वाला सिस्टम वापस लाया जाए, बाकी चर्च, सोशल हायरार्कीज वगैरह को प्रिजर्व किया जाए। इसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई 1815 में। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस ट्रीटी ऑफ वियना में, उसमें आते हैं प्रब, मतलब प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। वो वियना में मिले ताकि वो लोग यूरोप के लिए कुछ सेटलमेंट्स कर सके। अभी जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन करने के पीछे इन सब देशों का एक ही मकसद था, जो भी चेंजेस सिविल कोड में या नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम आए थे उन्हें हटा दिया जाए, ये सिर्फ कुछ को रखा जाए। फ्रांस में जो नेपोलियन ने बर्बन डायनेस्टी को उठा के फेंक दिया था उसे वापस से लाया गया। बेसिकली इनका मेन इंटेंशन था कि जो मोनार्कियल सिस्टम नेपोलियन ने उखाड़ के फेंका था उसे वापस से रिस्टोर किया जाए और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लाया जाए यूरोप में। उनके जो कंजर्वेटिव रेजाइम्स थे वो ऑटोक्रेटिक थे, मतलब सीधे लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ
तो हमें सिर्फ राजा का कहा ही मानना था और उनके हिसाब से चलना चाहिए था। बाकी हम अपने मन का कुछ नहीं कर सकते हैं। कई लोगों ने सेंसरशिप ला दी और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसको उसके हाल पे छोड़ दिया गया। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है गिउसिपी मजीनी एंड सीक्रेट सोसाइटीज़। अब यार ऐसा है ना, जब ये सब हुआ तब तक लोगों को नेशनलिज्म क्या होता है इसका आइडिया मिल चुका था और वो लोग अब चाहते थे कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कुछ रिवॉल्यूशनरीज खड़े हुए और उन्होंने अंडरग्राउंड रह के नेशनलिज्म और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के सामने प्रोटेस्ट करना मुश्किल था। अब क्या हुआ, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म हुई और ये लोग बेसिकली उन सीक्रेट सोसाइटीज़ में लोगों को ट्रेन कर रहे थे और अपने आइडियाज़ की जानकारी बाकी जगह फैला रहे थे और उन्हें भी दे रहे थे। और ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्हें भी लगने लगा कि अगर नेशन स्टेट बनता है तो यूरोप में नेशनलिज्म लाना और आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले हमारे रिवॉल्यूशनरी की अगर हम बात करें तो आते हैं गिउसेप्पे मजीनी, जो कि एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी हैं, जो कि एक मेंबर भी थे सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था कार्बोनरी। 1813 में उन्हें एग्जाइल जाना पड़ा ताकि वो एक रिवॉल्यूशन को अटेम्प्ट कर सके लिग्विया में, और इस वक्त उनकी एज थी 24। इन्होंने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को फॉर्म किया, यंग इटली जो कि मर्शलिस में था और यंग यूरोप जो कि बर्न में था। मजीनी को ऐसा लगता था कि भगवान चाहते हैं हम सब के बीच में अच्छी खासी यूनिटी हो, हम सबको इक्वल राइट मिले। इस वजह से मजीनी कहा, अरे यार भगवान के लिए सही, हमें तो इटली को एक सिंगल फोर्स रिपब्लिक बनाना होगा। और जो मेटरनिक थे उन्होंने कहा था कि मजीनी यार तू सोशल ऑर्डर का मोस्ट डेंजरस एनिमी है। इस मॉडल को फॉलो करते हुए मजीनी से इंस्पायर होकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म किया गया। और जब कंजर्वेटिव्स ने देखा कि यार ये मजीनी तो हमसे डरता ही नहीं है, हमें उखाड़ के फेंकने लगा है, तो उनको डर लग गया, उनकी फटने लगी। ठीक, तो इसके बाद लोग भी अब साथ देना चाहते थे। तो एक टाइम स्पैन आया 1830 से 1848 का, जिसके बीच में बहुत से रिवॉल्यूशंस हुए और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलो देखते हैं। हुआ ये, एक साइड में जहाँ लोग कंजर्वेटिज्म सिस्टम के थ्रू यूरोप में राज करना चाहते थे, तो वहीं पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडिया धीरे धीरे रिवॉल्यूशन से एसोसिएट हो रहे थे, जुड़ रहे थे। अब जो पहला अपील था वो जुलाई 1813 में फ्रांस में हुआ और इसमें बर्बन किंग को मोनार्कियल सिस्टम से उठा के फेंक दिया गया। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप किया जिसके हेड लुइस फिलिपी को बनाया गया। अब जो ये जुलाई रेवोल्यूशन था, इसकी वजह से बेल्जियम नेदरलैंड्स के यूके से अलग हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। ग्रीक जो है वो 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट रहा है। ये लोग अब ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहते थे, जिसके लिए जो स्ट्रगल है वो 1821 में स्टार्ट हुआ और इन लोगों को सपोर्ट मिला बाकी ग्रीक से जो लोग एग्जाइल में रहते थे और बाकी वेस्ट यूरोपियन से। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया गया, जिसके थ्रू ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो ये जो हमारा कल्चर था उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशंस क्रिएट करने के आइडिया को। आर्ट, पोएट्रीज, म्यूज़िक, स्टोरीज, इन सब चीज़ों के थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप दिया जा रहा था और रोमांटिक आर्टिस्ट ने साइंस और रीजन्स को क्रिटिसाइज किया। लोगों ने ये कहा कि इन्हें अगर हम इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स के नज़रिए से देखते हैं तो हमें हर एक चीज़ पता चल जाएगी। इससे नेशन की एक ट्रू स्पिरिट रेडी हो गई। उन्होंने सब जगह के लोकल फोकलोर्स को इकट्ठा किया और नेशनलिज्म को उन तक पहुंचाने की ठान ली जिनको ये सब के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने फॉरेन डोमिनेंस को रेजिस्ट करने के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ किया। अब यहाँ पे हम पोलैंड का केस देखने वाले हैं। अब यार ये जो पोलैंड है इसका पार्टीशन हुआ था 18th सेंचुरी में, जिसे रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया फॉर्म हुई थी। अब यहाँ पे लड़ाई का कारण था लैंग्वेज। यहाँ हुआ ये कि जो पोलैंड के लोग थे उनको पॉलिश लैंग्वेज आती थी, पर इनको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिससे सब लोग का फ़ायदा हो। अब ये लोग का मानना ये था कि अगर हम अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे हैं मास पीपल ऑडियंस तक, तो वो उनके पास जाए जो मोस्टली इलिटरेट है। वहाँ आधे लोग ये चाहते थे कि रशियन लैंग्वेज यूज़ हो, पर नहीं, ये ठहरे पॉलिश के पीछे पड़े, जिसकी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए।
अब हम बात करते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट की। अब यहाँ पे यूरोप में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जिससे यूरोप की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरा हो गया। जो फर्स्ट हाफ था यूरोप के 19th सेंचुरी में, वहाँ पे अचानक से एकदम पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई और जॉब्स कम हो गए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। पीजेंट्स अभी भी हायर क्लास पीपल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे एंड जो सिटीज़ थी वो ओवर क्राउडेड हो गई। जो हाथ से गुड्स रेडी किए जाते थे उसके बीच में और मशीन मेड गुड्स के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हुए और इन दोनों के बीच में एक स्टिफ कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था। फूड की प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गई और साथ साथ फूड की शॉर्टेज होने लगी। अब ऑब्वियसली कम फूड होने का फ़ायदा उठा के लोगों ने सिर्फ उन लोगों को फूड देना स्टार्ट किया जिनके पास खूब पैसे थे। अब 1848 में जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जॉब नहीं थी, तो ऐसे में ऑब्वियस है कि उनको गुस्सा आएगा। उन्होंने सब रोड में आके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब बैरिकेड्स जो लगे थे इसे तो लोगों ने तोड़ दिया, पर लुइस फिलिपी जो वहाँ का राजा था वो डर के भाग गया। फ्रांस एक रिपब्लिक सोसाइटी बन गया एंड जो पुराना सिस्टम था लोगों का, जिसमें सिर्फ 21 के ऊपर के एज के लोगों को ही राइट टू वोट ग्रांट किया जाएगा, फिर से स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर भी वुमेन को कोई राइट्स नहीं मिल रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। अब देखो यार, 1848 में सीन ऐसा था कि बहुत से लोग पुअर हो गए थे, उनके पास थोड़ा सा भी वेल्थ नहीं बचा था, वो लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनकी जॉब्स जा चुकी थी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स बेचारे भूखे मर रहे थे। तो इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने एक रिवॉल्यूशन लीड करने का सोचा। इस वक्त यूरोप में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स फॉर्म नहीं हुए थे, जैसे जर्मनी, पोलैंड वगैरह था उस टाइप का। एंड इसके बाद जो मिडिल क्लास के मेन एंड वुमेन थे वो लोग ने एक दूसरे की डिमांड्स को कंबाइन कर दिया ताकि उनके पास उनका खुद का एक अच्छा सा सिस्टम रेडी हो जाए और जिसमें नेशनल यूनिटी भी हो। अब जब सब लोग एक साथ आ गए, इसके बाद जर्मनी में लोग एक साथ आए, न्यू जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया। उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया जर्मन नेशन के लिए और इसमें उनकी डिमांड्स थी कि जो हमारा सिस्टम होगा वो मोनार्कियल सिस्टम होगा, बट वो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट से एसोसिएटेड रहेगा। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो कि प्रशिया के राजा थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाले आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, पर उसको ये बात पता थी कि ऐसा हो सकता है, ये सब चीज़ें घूम फिर के मेरे पास आ सकती है। तो उसने क्या किया, जो उस वक्त के बाकी मोनार्क्स थे उनके साथ मिलकर जो रिवॉल्ट्स चल रहे थे उसे सप्रेस कर दिया, दबा दिया, जिसकी वजह से लोगों का सपोर्ट भी चला गया। अब जो कंजर्वेटिव मोनार्क थे इन्होंने रिवॉल्ट्स को दबा तो दिया, पर इन्हें लगने लगा कि शायद कुछ चेंजेस सोसाइटी में आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम बात करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन की, कि कैसे बहुत से अलग अलग स्टेट्स एंड टेरिटरीज एक साथ आए और कंट्रीज फॉर्म हुई और कौन किस कंट्री का राजा बना। चलो देखते हैं। सबसे पहला आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब ऐसा है ना, जो जर्मनी के मिडिल क्लास पीपल थे उन्हें सबसे जल्दी पड़ी थी जर्मनी को यूनाइटेड कंट्री में फॉर्म करने की। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो सभी जर्मन मिडिल क्लास पीपल में फैल चुकी थी। तो वहाँ के लोगों ने जो जर्मन कॉन्फेडरेशन में छोटे छोटे टेरिटरीज थे उन्हें एक साथ लाना स्टार्ट किया। एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको गवर्न करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट भी फॉर्म कर दिया था। ये जो लिबरल्स थे, इन लिबरल्स को बड़े लैंड ओनर से सपोर्ट मिल रहा था जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे और इन जंकर्स ऑफ प्रशिया के नाम से भी जाना जाता था। ऑटो वन बिस्मार्क ने इस पूरे प्रोसेस को एक नया रंग रूप दे दिया और प्रशियन आर्मी के साथ जर्मनी को यूनाइट करने में लग गए। इसके बाद 7 सालों में 3 जंग छिड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस और प्रशिया के बीच में, और प्रशिया इस जंग में जीत गया एंड यहाँ पे जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस समाप्त हो गया। प्रिंसेस के साथ बाकी जर्मन पीपल, चीफ ऑफ रशिया, ऑटो वन बिस्मार्क, ये सब लोग एक साथ आए वर्सिलीज के हॉल ऑफ मिरर्स पैलेस में इकट्ठा हुए और प्रीशिया के केजर विलियम वन को जर्मन एम्पायर यानी जर्मनी का राजा बनाया गया। ये जो नेशन स्टेट का पूरा प्रोसेस था, इससे एक बात सामने आई और वो ये थी कि प्रशिया स्टेट बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है। अब ये जो नेशन स्टेट फॉर्म हुआ, इससे जर्मनी में करेंसी से लेकर लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम तक हर एक चीज़ को स्ट्रांगली एम्फेसाइज कर दिया गया। अब हम बात करने वाले हैं इटली का यूनिफिकेशन की। तो जो मिडिल टाइम था 19th सेंचुरी का, उस वक्त तक इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट ही एक ऐसा स्टेट था जिसको इटालियन प्रिंस रूल करते थे। इन्होंने भी एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कर रखी थी जिसका नाम था यंग इटली। 1830 के टाइम में गिउसेप्पे मज़ीनी को ऐसा लगा कि शायद अब हमें एक कोहेरेंट प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए जिसके थ्रू
या जिसके बाद इटली का खुद का एक यूनाइटेड रिपब्लिक फॉर्म हो जाएगा, सब लोग एक हो जाएंगे। पर मजीनी सर का ये आइडिया फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर से 1848 में एक बार फिर ट्राई किया, बट अगेन ही गॉट फेल्ड एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विक्टर इमैनुअल टू पे आ गई। चीफ मिनिस्टर केवर ने इस मूवमेंट को अपने हाथ में लिया एंड 1859 में सर्डिनिया पिडमोंट के फोर्सेस ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। अब इसके बाद गरिबाल्डी सर हमारे चाहते थे कि जो स्पेनिश रूलर्स हैं उन्हें उठा के फेंक दिया जाए, तो इसके लिए उनको लोकल पीजेंट्स का प्रॉपर सपोर्ट मिला एंड लास्ट में 1861 में फाइनली इटली एक यूनाइटेड कंट्री बना जिसके किंग का नाम था विक्टर इमैनुअल टू। अब हम देखने वाले हैं ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस। ब्रिटेन एक यूनाइटेड कंट्री बनना चाहता था, पर ब्रिटेन का इथनिक कंपोजिशन 4 तरह के लोग में डिवाइडेड था, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश और इरिश। और उस वक्त सभी ग्रुप्स का अपना एक अलग सा कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन हुआ करता था। पर जैसे जैसे इंग्लिश नेशन की वेल्थ, पावर और इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी, तो वो अपने आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करने लगे, आसपास के आइलैंड में भी भेजने लगे, जिससे कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की के जितने भी पावर थे उसको 1688 में सीज कर लिया, छीन लिया। अब इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया, जिसका एंड रिजल्ट में ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम फॉर्म हुआ। जो स्कॉटिश पीपल थे उनको उनके लैंग्वेज बोलने और उनके टाइप की नेशनल ड्रेस पहनने से रोका जा रहा था एंड इंग्लिश पीपल के लोग डोमिनेंसी शो कर रहे थे। अब एक न्यू ब्रिटिश नेशन को फोर्स किया गया जिसमें लोग इंग्लिश कल्चर के बेसिस पर डोमिनेंस शो कर रहे थे। बाद में आयरलैंड भी इनके साथ जुड़ गया और आज हम इन सब देशों को एक साथ यूके के नाम से जानते हैं। अब हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। जो 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे उन्होंने कुछ तरीके निकाले ताकि एक नेशन को पर्सनिफाई किया जा सके। उस वक्त नेशन को एज अ फीमेल फिगर पोर्ट्रे किया जा रहा था। जिस भी फीमेल को नेशन विजुअलाइज करने के लिए फॉर्म किया जा रहा था वो सिर्फ एक क्रिएटिविटी थी, सच में वैसी कोई वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये जो फीमेल फिगर थे यही एक नेशन के एलेगरीज थे। फ्रांस की एलेगरी थी क्रिश्चियन, मरियाना एंड जर्मेनिया को जर्मन नेशन के एलेगरीज बनाया गया। जर्मेनिया की पेंटिंग जर्मन आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेसन ने 1860 में बनाई थी। वो एक जर्मन ओक से बनी हुई क्राउन को पहनती थी, क्योंकि जो जर्मन ओक है वो हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है। लास्ट टॉपिक हमारा आता है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब हुआ ये ना कि जैसे जैसे 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी वैसे वैसे नेशनलिज्म इम्पेरियलिज्म में कन्वर्ट होता जा रहा था। जो नेशन स्टेट के आइडिया को नेचुरली एज वेल एज यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाने लगा। मेन नेशनलिस्ट टेंशंस था यूरोप में 1871 के बाद, वो था एरिया ऑफ बाल्कन्स। और ये जो बाल्कन का एरिया था ये पूरी तरह से जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन से भरा हुआ था। ये जो रीजन था ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। यहाँ के इनहेबिटेंट्स को स्लेव्स कहा जाता था। अब ये जो नेशनलिस्ट आइडिया था ये धीरे धीरे करके पूरे बाल्कन रीजन में फैलता गया। एक एक करके अलग अलग नेशनलिस्ट ने ऑटोमन एम्पायर को वीक कर दिया, जिसकी वजह से बाल्कन भी अब इंडिपेंडेंट स्टेट बनने वाला था थ्रू स्ट्रगल्स। पर अगर ये लोग प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन कर देते तो सीन कुछ अलग होता। पर इन सबको अपने आप में ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थी, जिसकी वजह से जंग छिड़ गई और वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। तो तुमने देखा कि कैसे पावर न डिवाइड करने से या पावर इक्वली न डिवाइड करने से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और इकोनॉमिकली, सोशली, सब तरीके से पूरे यूरोप को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। इसलिए ये जो नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का आइडिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के स्लाइड्स और डिजिटलाइज्ड नोट्स की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, और साथ साथ हमने MCQs भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो तुम उन्हें भी जाके देख सकते हो। लिंक नीचे दी हुई है। लेक्चर तो हो गया बट NCERT मस्ट है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। डाउट आए तो कमेंट कर देना और DM भी कर सकते हो। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।